एक व्यक्ति रमन गुनगुनाते हुए घने जंगलों से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक विशाल विराज वृक्ष पर पड़ती है, जिस पर सुनहरे रंग के खूबसूरत फूल खिले हुए होते हैं। अरे वाह, इतना खूबसूरत फलों से भरा विराज वृक्ष। कहते हैं इसे जो भी देख ले उसकी किस्मत बदल जाती है। लगता है आज मेरी किस्मत बदलने वाली है। रमन खुशी से मुस्कुराने ही वाला होता है कि अचानक विराज वृक्ष के फूल मुरझाने लगते हैं और देखते ही देखते सारे फूल झड़कर गायब हो जाते हैं। यह क्या? अभी तो इतने सारे फल थे और अचानक सब मुरझाकर गायब हो गया। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है? यह क्या हो रहा है? तभी वहां एक साधु महाराज आ जाते हैं। अरे, यह तो घोर अनर्थ हो गया। अब बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। साधु महाराज, ऐसा क्यों हो गया? ये सारे फूल अचानक कैसे गायब हो गए? यह वृक्ष इतना खाली कैसे हो गया? पूरे 100 साल बाद विराज वृक्ष के फूल पूरी तरह मुरझाकर गिरे हैं। अब मात्र 11 दिन में पूरे गांव पर प्रलय आएगा। सबके सब मारे जाएंगे। यह कैसे हो सकता है? मैंने अपने दादा से सुना था कि जब तक इस वृक्ष पर फूल खिलते रहते हैं तब तक गांव में सुख शांति बनी रहती है। यह तो बहुत बड़ा अपशगुन है। क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? बस एक ही उपाय है। इस विराज वृक्ष का एक विशेष बीज दूर पहाड़ों के बीच मिलेगा। जब वह बीज वापस लाकर इस वृक्ष के नीचे रखा जाएगा, तभी फिर से फूल खिलेंगे। अगर 11 दिनों में वह बीज नहीं मिला तो कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। साधु महाराज हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, यह तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मुझे यह बात तुरंत मुखिया जी को बतानी होगी। रमन पागलों की तरह दौड़ता हुआ गांव की चौपाल पर पहुंचता है, जहां पहले से कई लोग इकट्ठा होते हैं। क्या हुआ रमन? तुम आज इतने घबराए हुए क्यों हो? मुखिया जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। जंगल में जो विराज वृक्ष हमारे गांव का रक्षक था, उसके सारे फूल मुरझा गए हैं। साधु महाराज ने कहा है कि अगर 11 दिनों में बीज नहीं लाया गया तो हमारा गांव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। वह बीज कहाँ मिलेगा और कौन लाएगा? 100 साल बाद यह संकट आया है। हमें कोई ऐसा इंसान ढूंढना होगा जो वह बीज लाने की हिम्मत रखता हो। हाँ, वह इंसान मेहनती, साहसी और ईमानदार होना चाहिए, जो किसी भी खतरे से ना डरे। लेकिन ऐसा कौन होगा हमारे गांव में? सभी गांव वाले परेशान होकर सोच में पड़ जाते हैं। उधर गांव की एक झोपड़ी में गोपाल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। उसकी बेटी संध्या उसके पास बैठी फूट फूट कर रो रही होती है। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको ठीक कर दूंगी। बेटी, क्या करूं? मैं चाहता था कि तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो, लेकिन यह बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाने दूंगी। अगर आप गए तो मैं बिल्कुल अनाथ हो जाऊंगी। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं आज ही आपके लिए दवा लेकर आऊंगी पिताजी। बेटी, वो दवा पड़ोसी राज्य में मिलती है और बहुत महंगी है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं आपको बचा कर रहूंगी पिताजी। आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। फिर संध्या रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। तभी गांव की चौपाल पर भारी भीड़ देखकर संध्या रुक जाती है। आज गांव में इतनी भीड़ क्यों है? सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जरूर कोई बड़ी समस्या हुई है। संध्या आगे बढ़कर सबके पास जाती है। मुखिया जी, आप सब इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ है? बेटी, हमारे गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। विराज वृक्ष के सारे फूल झड़ गए हैं। अगर 11 दिनों में उसका बीज नहीं मिला तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो सोच रही थी कि मेरे पिताजी की बीमारी ही सबसे बड़ी परेशानी है, लेकिन ये तो उससे भी बड़ी मुसीबत है। मुखिया जी, मैं वो बीज लाने जाऊंगी। बेटी, यह बहुत खतरनाक काम है। बड़े बड़े योद्धा भी वहां जाने से डरते हैं। वह बीज ऊंचे पहाड़ों के बीच मिलता है। तुम यह सफर अकेले नहीं कर पाओगी। मेरे पिताजी बीमार हैं, फिर भी मैं ये काम करूंगी। मुझे आप लोगों पर भरोसा है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, आप मेरे पिताजी का ख्याल रखेंगे और मैं आप सबकी जान बचाने के लिए वो बीज जरूर लेकर आऊंगी। फिर संध्या वहां से निकल पड़ती है और घने जंगल की ओर बढ़ जाती है। कुछ भी हो जाए, मैं वो बीज जरूर लेकर लौटूंगी। अपने पिताजी और अपने गांव को मैं किसी भी हाल में बचाऊंगी। कई घंटे तक सफर करने के बाद संध्या को बहुत तेज प्यास लगने लगती है। अरे, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। अब मैं क्या करूं? मुझे पानी पीना ही होगा, नहीं तो मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगी। चलो देखती हूँ, पास में ही पानी का कोई तो जुगाड़ होना चाहिए। संध्या थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी उसे एक बहुत बड़ा झील दिखाई देता है। चलो जाकर थोड़ा पानी पी लेती हूँ, फिर आगे का सफर तय करूंगी। जैसे ही संध्या झील से पानी पीने जाती है, अचानक झील का पूरा पानी सुनहरे रंग में चमकने लगता है। अरे, आज से पहले मैंने कभी इस झील का पानी ऐसे सुनहरे रंग में चमकते हुए तो नहीं देखा। ये क्या हो रहा है? आखिर ये क्यों चमक रहा है? तभी झील से एक रहस्यमयी आवाज आती है। बेटी, यह झील अब नष्ट होने वाली है। अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अगर 10 दिनों के अंदर बीज नहीं लाया गया तो यह झील सूख जाएगी और इसका असर पूरे जंगल और आसपास के सभी गांवों पर पड़ेगा। ये कौन बोल रहा है? सामने आओ। मैं इस झील का रक्षक हूँ। अब मैं मजबूर हूँ। आज यह थोड़ा चमक रहा है, कल यह पीने लायक भी नहीं बचेगा। वक्त बहुत कम है। तुम्हें त्रिपुरा पहाड़ पर जाकर बीज लाना होगा। अगर तुम यह नहीं कर पाई तो पूरे गांव पर घोर संकट आ जाएगा। ठीक है, मैं त्रिपुरा पहाड़ जरूर जाऊंगी और बीज लेकर आऊंगी। फिर संध्या आगे बढ़ती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी वहां एक बहुत ही खूबसूरत युवक अर्जुन आता है। अरे, यह कौन है? यह तो बेहोश होकर गिर गई है। मुझे इसकी जान बचानी होगी। अर्जुन संध्या को उठाकर एक झोपड़ी के अंदर ले जाता है और उसके चेहरे पर पानी डालता है। थोड़ी देर बाद संध्या होश में आती है। तुम कौन हो और मैं यहाँ कहाँ हूँ? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरा तुमसे भला क्या रिश्ता है? तुम रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ी थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ।
डरने की जरूरत नहीं है, पहले शांत हो जाओ। मैं रास्ते में चल रही थी, तभी मुझे चक्कर आ गए, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, रुको, मैं अभी लाता हूँ। अर्जुन एक गिलास पानी लाकर संध्या को देता है। संध्या पानी पी लेती है। अब मुझे जाना होगा, वक्त बहुत कम है। मुझे त्रिपुरा पहाड़ जाना है, वहाँ से बीज लाना है, जिससे सभी गांव वालों की जान बच सकती है। तुम कौन से बीज की बात कर रही हो? संध्या अर्जुन को सारी बात बता देती है। यह जगह बहुत खतरनाक है, अगर तुम वहां गई तो जान से भी मारी जा सकती हो। मुझे गुरुदेव भी कहते थे कि वहां कोई अकेला नहीं जा सकता। मुझे पूरे गांव को बचाना है और पिताजी को भी, इसीलिए मुझे जाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर संध्या वहाँ से जाने लगती है। एक लड़की को इस तरह अकेले जाने देना ठीक नहीं, मुझे इसके साथ जाना होगा। यहाँ से बहुत लंबा सफर है, वहां पहुंचने में कम से कम 2-3 दिन लगेंगे। अगर हम दोनों साथ जाएंगे तो मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा और हम जल्दी गांव को बचा पाएंगे। क्या सच में? लेकिन तुम्हारे माता पिता गुस्सा नहीं करेंगे अगर तुम मेरे साथ जाओगे? चिंता मत करो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं गुरुदेव के साथ रहता था, लेकिन वे तपस्या करने पहाड़ों में चले गए। अब मैं अकेला हूँ, तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मेरा भी मन लग जाएगा। ठीक है, फिर चलो साथ चलते हैं। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। कई दिन तक लगातार सफर करने के बाद वे त्रिपुरा पहाड़ के नीचे पहुँच जाते हैं। देखो, अब बस थोड़ी ही दूर है, हम त्रिपुर पहाड़ पहुंच जाएंगे और बीज लेकर गांव लौट आएंगे। हाँ, लगता है अब हम ये काम कर पाएंगे। सभी गांव वाले बच जाएंगे। चलो चलो चलते हैं, अभी भी बहुत सफर तय करना है। तुम्हारे साथ ये सफर अब कितना आसान हो गया है, पता ही नहीं चला। दोनों आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक उनके सामने एक तालाब आता है। वह तालाब पानी का नहीं, बल्कि उबलते लावे से भरा होता है, जो ऊंची ऊंची लपटें मार रहा होता है। यह देखकर संध्या और अर्जुन दोनों डर जाते हैं। यह तो लावे से भरा तालाब है, हम इसे कैसे पार करेंगे? मैंने तो पूरी जिंदगी में सिर्फ पानी का तालाब देखा है, ये लावे का तालाब कोई साधारण जगह नहीं लग रही। मुझे गुरुदेव कहा करते थे कि इस रास्ते में जितने भी खतरे आते हैं, अगर दिल शुद्ध ना हो तो वह हमें जान से भी मार सकता है। लेकिन मुझे किसी भी तरह इस लावे के तालाब को पार करना ही होगा। अगर मैं इसे पार नहीं कर पाई तो सारे गांव वालों की जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। संध्या आगे बढ़ने लगती है। रुक जाओ, तुम मेरे रहते हुए अपनी जान गंवाओगी, यह ठीक नहीं है। पहले मैं जाऊंगा। नहीं, मैं अपने गांव को बचाने आई हूँ। मेरी वजह से तुम अपनी जान गंवाओ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होगा। मैं ही जाऊंगी। और तुमने कुछ दिनों में मेरा इतना ख्याल रखा है कि मैं तुम्हें मरते हुए भी नहीं देख सकती। तुमने मेरे लिए जो किया वही बहुत है। फिर संध्या आगे बढ़ जाती है, तभी अर्जुन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी पल देखते ही देखते लावे से भरा तालाब गायब हो जाता है और उसकी जगह एक शांत, साफ नदी बन जाती है। यह देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। यह कैसे हो गया? अभी तो यहाँ लावे का तालाब था और अचानक साफ पानी की नदी कैसे बन गई? लगता है ये हमारी परीक्षा थी।
हम दोनों अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे। शायद इसी वजह से ये तालाब फिर से शांत हो गया। तभी वहां एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है। नहीं, ये तुम दोनों के एक दूसरे के प्रति प्रेम की वजह से हुआ है। तुम्हारे प्रेम की शक्ति ने इस आग को शांत किया है। आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे बीच कोई प्रेम नहीं है। हम तो बस इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। नहीं, प्रेम हमेशा छुपा हुआ रहता है। तुम दोनों उसे दिखाना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम है। इसी शक्ति से तुम ये परीक्षा पार कर पाए हो। फिर बूढ़ी औरत हंसते हुए वहां से चली जाती है। अर्जुन और संध्या एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इतने कम समय में मुझे अर्जुन से प्रेम हो गया। ये तो मुझे खुद भी पता नहीं चला। यह बूढ़ी माँ ने क्या कहा? क्या सच में मुझे भी संध्या से प्रेम हो गया? शायद हो भी सकता है। मुझे इसकी बहुत चिंता होने लगी है। दोनों हल्की मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं। देखो संध्या, अम्मा ने जो कहा, मुझे नहीं पता वह कितना सच है, लेकिन शायद हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। हाँ, मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। शायद इसी वजह से हमने ये परीक्षा पास की। चलो चलो अब आगे चलते हैं। थोड़ी ही दूर पर हमें वो बीच मिल जाएगा और उसके बाद शायद हम दोनों अपना नया जीवन शुरू कर सकेंगे। हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार करते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तभी एक उड़ता हुआ तीर संध्या की तरफ बढ़ता है। यह क्या है? यह कोई चीज हमारे तरफ चली आ रही है। अर्जुन संध्या को पकड़ लेता है, जिससे वह तीर से बच जाती है। हमें कौन तीर से मारना चाहता है? कुछ दिख भी नहीं रहा। सामने से छुपकर वार करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। लगता है कोई है जो हम दोनों को जान से मारना चाहता है, लेकिन हमें किसी भी तरह आगे बढ़ना होगा। इतना आगे जाकर पीछे नहीं हट सकते। चलो चलते हैं। फिर अर्जुन और संध्या दोनों डरे हुए जैसे तैसे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और त्रिपुरा पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। अरे, यहाँ पर तो कोई बीच दिख ही नहीं रहा, सिर्फ फूल है। बीच तो कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रही है। यही कहीं तो होना चाहिए। चलो ढूंढते हैं। अगर गांव वालों ने और साधु महाराज ने कहा है तो बीज यहीं पहाड़ पर ही कहीं होना चाहिए, और वक्त भी कम है। फिर दोनों कई घंटे बीज को ढूंढते हैं, पर उन्हें कोई भी बीज नहीं मिलता। इससे संध्या और अर्जुन दोनों परेशान हो जाते हैं। देखो, हमें सफर करने में पूरे 10 दिन निकल गए हैं और सिर्फ एक दिन बचा है। सिर्फ एक दिन, हमें बीज भी नहीं मिल रहा। अगर मैं बीज लेकर नहीं गई तो गांव वालों की जान मुश्किल में पड़ जाएगी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे गुरुदेव कहते थे कि इसी पहाड़ पर एक अद्भुत बीज है जिसमें सारे रहस्य जुड़े हुए हैं, पर यहाँ तो कोई बीज है ही नहीं। इतने में ही तेज रोशनी फैलती है और सामने एक नेक रूह प्रकट हो जाता है। वह बीज कोई और नहीं बल्कि तुम हो संध्या, जिसे तुम इतनी मेहनत से ढूंढ रही हो। आप कौन है और मैं बीज कैसे हो सकती हूँ? ये क्या हो रहा है? और अगर मैं बीज हूँ तो मैं ढूंढने क्यों आई हूँ? मैं इंसान हूँ, बीज कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि तुम इस गांव की रक्षिका बनकर पैदा हुई हो। पहले से ही ग्रंथ में लिखा था कि पूरे 100 साल बाद विराज वृक्ष के फूल मुरझाएंगे और उसके बीज के लिए
तुम्हें इस दुनिया में लाया गया था। अब तुम ही उस पेड़ को छूकर एक बीज बनकर उसमें समा जाओगी। तभी इस गांव और इस जगत का कल्याण होगा। पर ये कैसे हो सकता है? मैं ही क्यों? आसपास इतने लोग हैं, फिर भी मैं ही क्यों? क्योंकि तुम सबसे अद्भुत हो। तुम्हारी माँ एक नेक आत्मा थी। वो देवताओं की पूजा किया करती थी और गुरुदेव की प्रिय शिष्या भी थी। इसलिए गुरुदेव ने इस गांव की रक्षिका उसी के कोख में जन्मे बच्चे को चुना और वह तुम हो। अगर तुम अपने गांव वालों और सभी को खुश देखना चाहती हो तो तुम्हें यह करना ही होगा। तभी तेज रोशनी फैलती है और नेक रूह वहां से गायब हो जाता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती संध्या। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पर मुझे गांव वालों को बचाना है। अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो गांव वाले सब मारे जाएंगे। इन कई दिनों के सफर में मैं तुमसे सच्चा प्रेम करने लगा हूँ और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ अर्जुन, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे जाना ही होगा। फिर संध्या वहां से वापस जाने लगती है और अर्जुन भी उसका पीछा करने लगता है। फिर कई दिनों के सफर के बाद वे विराज वृक्ष के पास आ जाते हैं। रुक जाओ संध्या, मेरी बात मानो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे एक मौका दे दो। नहीं अर्जुन, मैं पूरे गांव वालों को मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकती। मुझे ये करना ही होगा अर्जुन, करना ही होगा। फिर संध्या जैसे ही उस वृक्ष को छूती है, अचानक तेज रोशनी फैल जाती है। संध्या उस वृक्ष से लिपट जाती है और धीरे धीरे एक बीज में बदलकर उसी पेड़ में समा जाती है। अचानक ही उस पेड़ में ढेर सारे फूल खिल जाते हैं। मैं उससे सच्चा प्रेम करने लगा था। वह सबके कल्याण के लिए अपनी जान दे गई। अब मैं अपनी प्रेमिका के शोक में कैसे अपना बाकी जीवन बिताऊंगा? मैं उसे बहुत प्रेम करता था। तभी साधु महाराज प्रकट होते हैं। तुम दोनों का प्रेम पवित्र था और इतना सच्चा कि किसी के कहने से तुम्हारे प्रेम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यही तुम्हारी प्रेम की अग्नि परीक्षा है। अब तुम्हें उसकी याद में ही बाकी जीवन बिताना होगा और एक जिम्मेदारी भी निभानी होगी। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है महाराज जो आप मुझे कह रहे हैं? उसका एक पिता है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसे यह नहीं पता कि उसकी बेटी गांव की रक्षिका थी। तुम्हें गांव जाकर सारी बात बतानी होगी और उसके पिता की देखभाल करनी होगी। यही तुम्हारी प्रेमिका के प्रति सच्ची जिम्मेदारी है। मेरा आशीर्वाद है कि पूर्ण जन्म में तुम दोनों का मिलन अवश्य होगा। साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। अर्जुन रोते हुए गांव के चौपाल पर पहुंच जाता है, जहां सभी गांव वाले फूट फूट कर रो रहे होते हैं। पता नहीं आज पूरे 11 दिन होने वाले हैं। जैसे ही शाम का सूरज डूबेगा, यह पूरा गांव और आसपास के सभी गांव खतरे में होंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि संध्या ने वह बीज ढूंढा भी होगा या नहीं। आप लोगों की घबराने की कोई बात नहीं है। संध्या ने वो बीज ढूंढ लिया है और दोबारा फूल भी खिल गए हैं, जिससे अब सब कुछ सुरक्षित है। पर यह कैसे हो गया? यह चमत्कार कैसे हुआ? सच सच बताओ, तुम कौन हो बेटा? फिर अर्जुन अपनी सारी कहानी गांव वालों को बताता है, जिसे सुनते ही
सभी गांव वालों की आंखों से खुशी और गर्व के आंसू गिरने लगते हैं। बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी प्रेमिका की कुर्बानी की वजह से आज हम सब गांव वाले बच गए। संध्या सच में एक देवी थी, जिसने हमारे गांव की रक्षा के लिए अपनी प्रेम और जान दोनों कुर्बान कर दी। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। मुखिया जी, अब तो गोपाल की जिम्मेदारी हम पूरे गांव वालों की है। हम उसकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे और हमेशा उसका ख्याल रखेंगे। नहीं, संध्या मेरी प्रेमिका थी और मैं उसे बहुत प्रेम करता था। मैं उसके पिता की देखभाल करूंगा। साधु महाराज ने जैसा कहा था, उसके बाद भगवान ने चाहा तो हम इस जन्म में नहीं मिल पाए, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। फिर अर्जुन फूट फूट कर रोते हुए गोपाल के पास जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो? मेरी बेटी कहाँ है? अर्जुन सारी बात बताता है, जिसे सुनते ही गोपाल की आंखों से आंसू और राहत के साथ गिरने लगते हैं। मैं मरने वाला था और मेरी जगह मेरी बेटी चली गई, पर मेरी बेटी मुझे कितना प्रेम करती थी और वह मुझे छोड़कर चली गई। चिंता मत करिए, मैं आपकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। मैं उससे सच्चा प्रेम करता था, लेकिन अब अपनी प्रेमिका की यादों में और आपकी सेवा में अपना बाकी जीवन पूरी निष्ठा के साथ बिताऊंगा। इसके बाद अर्जुन संध्या को याद करके और गोपाल की सेवा करके अपना जीवन शांतिपूर्ण ढंग से बिताने लगता है और गांव में फिर सुख शांति स्थापित हो जाती है।